तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम पार्ट नंबर 3 में हम पहुंच चुके हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 हमारा हो चुका है। पार्ट नंबर 3 प्रबंध के सिद्धांत, अवधारणा एवं महत्व। प्रबंध के सिद्धांत, अवधारणा एवं महत्व हमारा ये है, ठीक है। जो पार्ट नंबर 2 था उसमें हमने 14 सिद्धांत हमने पढ़ लिए थे। अब पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट से निपटा देते हैं। देखो उसमें मैंने बताया वैज्ञानिक प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो उसने बोला वैज्ञानिक प्रबंध का शाब्दिक अर्थ, प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से करना है, यानी प्रबंध को यानी मैनेजमेंट को वैज्ञानिक ढंग से करना है। तो उसने बोला प्रबंध का, वैज्ञानिक प्रबंध का शाब्दिक अर्थ यानी जिसके जो नाम से जो समझ में आ रहा है उसका मतलब यह है कि प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक तरीके से करना है। अर्थात प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर, रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी या जो पेचीदा टाइप की जो विचारधारा है उनको छोड़ करके आधुनिक विचारधाराओं का प्रयोग करना, ये जो आजकल की मॉडर्न विचारधारा है उनका प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। तो वैज्ञानिक प्रबंध यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया। साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने क्या पढ़ा, वैज्ञानिक प्रबंध का शाब्दिक जो अर्थ है वह प्रबंध को वैज्ञानिक यानी जो मैनेजमेंट है उसको साइंस की तरह से, है ना, साइंटिफिक वे में करना है। अर्थात जो रूढ़िवादी विचारधारा, जो पुरानी पेचीदा टाइप की जो विचारधारा है उनको छोड़ दो और आधुनिक यानी आज की जो मॉडर्न वैज्ञानिक विचारधारा है उनका प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध होता है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। देन पॉइंट नंबर 2, जो फ्रेडरिक विंस्लो है बेटे, ये ठीक है ना, बहुत सारे विस्लो पढ़ते हैं, विस्लो नहीं है, विंस्लो है, बिंदी लगी है उसके ऊपर, ठीक है। तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने कहा है कि प्रबंधकों को कोई भी काम करने से पहले, अगर जो मैनेजर्स हैं, जो आपके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट या जो बैठे रहते हैं, उनको कोई भी काम करना है तो उससे पहले उसका गहन विश्लेषण यानी डीप एनालिसिस कर लेना चाहिए। इंटेंसिव मतलब जो है उसका एनालिसिस कर लेना चाहिए, उसको गहन विश्लेषण कर लेना चाहिए और उसी के आधार पर फिर क्या लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। तो उसने बोला फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने कहा है कि प्रबंधकों को कोई भी काम करने से पहले उसका गहन विश्लेषण, डीप एनालिसिस उसका कर लेना चाहिए और उसी आधार पर निर्णय लेना है। बेटा देखो दोबारा बोल रहा हूं, इस तरह से अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको देखो पहली बात तो कुछ ना होने से बढ़िया कुछ होना होता है। आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा और काफी शॉर्ट वे में मिल जाएगा जिससे कि आप इतना रहेगा पेपर से बिल्कुल डरोगे नहीं, ठीक है ना। और पेपर में हर तरह का क्वेश्चन लिख सकते हो। बाकी आपको फिर बनाना सिखाना है कि आप बनाते कैसे हो किसी पॉइंट को ना, हेडिंग मैंने बता दिया, आप उसको बनाना है, उसको बनाना भी सीखेंगे तो उससे क्या होगा ना, काफी अच्छा पेपर आप अटेंड कर सकते हो। तो आपको करना क्या, देखो अभी तक हमने पहला चैप्टर पूरा जिसमें 4 यूनिट थी वो हमने खत्म करी। फिर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी जो हमारा जो है जो प्रबंध के सिद्धांत है इस चैप्टर की बात करें, इसमें भी हमारे 2 पार्ट बन चुके हैं, तीसरा पार्ट मैं बना रहा हूं और चौथा पार्ट भी तुरंत आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपको सारे पार्ट्स देखने हैं, सारे पार्ट्स देखने और उनके नोट्स बनाने। इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में काफी अच्छे से चैप्टर्स ना सारे बैठ जाएंगे। तो इतना रहेगा कि आपको एटलीस्ट पेपर से डर तो नहीं लगेगा। क्लियर, जो अभी तक डर लग रहा है कि प्रबंध के कैसे याद करना, क्या करना, वो सब खत्म हो जाएगा अगर आप इनको बार बार पढ़ते हो तो हमने यहाँ पे बोला 2 पॉइंट हमने समझाया कि वैज्ञानिक प्रबंध का शाब्दिक अर्थ जो है प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से करना है, अर्थात प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। जिसमें टेलर ने कहा है कि प्रबंधकों को कोई भी काम करने से पहले उसका गहन विश्लेषण कर लेना चाहिए ताकि और उसी आधार पर निर्णय लेना चाहिए। आगे वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं, ये नई बुकों में नहीं है, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता नई बुकों में नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिखा। मैं चाहता तो हटा सकता था, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इसके बारे में कि वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं क्या होती है। तो पहले तो ये एक व्यवस्थित विचारधारा यानी सिस्टमैटिक अप्रोच है। बेटा क्या है, व्यवस्थित विचारधारा है, समझ में आ गया। ये एक सिस्टमैटिक क्या है, अप्रोच है। देन उसके बाद बोला ये पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाती है। बेटा बहुत आसान से ये ऐसे याद हो जाएंगे। पहले तो व्यवस्थित सिस्टमैटिक अप्रोच है, व्यवस्थित विचारधारा है। नंबर 2 पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाती है। नंबर 3 ये परंपरागत जो प्रबंध है उसकी विरोधी है। वो तो हमने पढ़ ही लिया कि परंपरागत जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसको छोड़ने की बात कर रहा है और आधुनिक विचारधारा को अपनाने की बात कर रहा है। तो परंपरागत प्रबंध की विरोधी है। तो 3 पॉइंट हो गए। यह एक व्यवस्थित, बिल्कुल तरीके से व्यवस्थित विचारधारा है। ये पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाती है। यह परंपरागत जो प्रबंध है उसकी विरोधी है, परंपरागत प्रबंध की विरोधी है। इसके अंतर्गत नियमों को, जो नियम है उनको कठोरता से पालन करना होता है। तो इसमें नियमों का जो है कठोरता से पालन करना होता है। बिल्कुल आसान से याद भी होगा, नियमों को कठोरता से पालन करना है। जो आपका जो परंपरागत जो प्रबंध है उसका क्या है, विरोधी है, पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाता है, नहीं पूरा परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन ले आएगा, ठीक है ना, और व्यवस्थित विचारधारा है। उसके अलावा इसका उद्देश्य जो श्रमिक है उनकी कार्यकुशलता, श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाना है, यानी जो श्रमिक है उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाना है उसका उद्देश्य। तो सिंपल समझ में आ गए। फटाफट से नोट डाउन करो उसे बेटा, फटाफट से। बेटा देखो अब आगे ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे हमने ना प्रबंध के
14 सिद्धांत किए थे, याद है ना, 14 सिद्धांत किए थे बेटा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता आपको क्वेश्चन आने ही आना है। ऐसे ही यहाँ पे जो टेलर ने दिए हैं बेटा, वो भी आईएमपी हो जाता है अपने आप में, क्या था, ये सिद्धांत है, ठीक है। वैसे तो 5 है, ठीक है ना, बट 4 ही आपको पढ़ने की, आपके 4 ही है तो 4 ही पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है ना। वैसे 5वां भी है इसमें, ठीक है ना, क्या है, 5वां भी है, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे ये 4 जो हमें पढ़ने हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, काफी है, 5वां करवा नहीं रहा। वो मानसिक क्रांति के ऊपर है कि मन में क्या बदलाव ले आता है, पूरा पूर्ण परिवर्तन ले आता है, मानसिक परिवर्तन ले आता है, मैंने बताया था ना, तो उससे रिलेटेड है वो, ठीक है ना। तो अभी हम बात करने वाले, पहला जो हमारा है विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता। पहला क्या है, विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता। ये क्या क्या रहा है बेटा, इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था उस वाले सिद्धांत वहां पे भी मैंने सारे इंग्लिश में भी लिखे थे, हिंदी में भी लिखे थे, ये भी इंग्लिश में हिंदी दोनों में लिख रहा हूं, ठीक है ना, कि आपको पता होना चाहिए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो उसने बोला यहाँ पे, इस सिद्धांत के अनुसार निर्णय तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए बेटा, यानी जो आप निर्णय लेने जा रहे हो वो तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, ना कि अंगूठा टेक नियमों पर। यानी अंगूठा टेक मतलब कि आग बंद करके लगा दें अंगूठा, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने बोला इस सिद्धांत के अनुसार निर्णय जो है वो तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, ना कि अंगूठा टेक नियमों पर। अंगूठा टेक नियमों का मतलब होता है पुरानी विचारधारा पर एक ही वो चीज चल रही है, एक ही चीज चल रही है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, है ना। इसने बोला आगे, हमें काम की पुरानी, अर्थात हमें काम की पुरानी पद्धतियों को नहीं अपनाते रहना चाहिए, यानी जो काम करने का जो पुराना तकनीक है हमें उसी को नहीं अपनाते रहना चाहिए, बल्कि हर समय नए नए प्रयोगों द्वारा नवीनतम पद्धतियों की खोज करके, मतलब नए नए तरीके निकाल करके अपने काम को सरल बनाने का प्रयत्न यानी प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार निर्णय तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, ना कि अंगूठा टेक नियमों पर। इसका मतलब होता है कि काम की पुरानी पद्धतियों को ही नहीं अपनाते रहना चाहिए, हमें ना समय समय पर यानी हर समय नए नए प्रयोग करने चाहिए, ताकि कुछ ऐसा नया तरीका निकल सके जिससे काम को और सरल तरीके से किया जा सके। बिल्कुल सिंपल सा था बेटा, याद हो गया होगा एक ही बार में, ठीक है। उसका दूसरा है सहयोग, सहयोग ना कि टकराव, सहयोग ना कि टकराव, जिसको मैं ये बोल सकता हूं मैत्री ना कि मतभेद, मैत्री ना कि मतभेद, इंग्लिश में बोलो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों एवं श्रमिकों में, यानी जो आपके मैनेजर्स एंड ऑल है वो, और जो श्रमिक है, जो वर्कर्स है, उनके में विश्वास एवं समझदारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विश्वास और समझदारी होनी चाहिए, ठीक है। उन्हें एक दूसरे के प्रति क्या रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच, सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच विकसित करनी चाहिए, जिससे वो एक टीम के रूप में, किसके रूप में, टीम के रूप में कार्य कर सके। क्लियर हो गया, बड़ा सिंपल सा। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों एवं मैनेजर, जो हमारे जो श्रमिक है, में विश्वास एवं समझदारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विश्वास और समझदारी होनी चाहिए। उन्हें एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच यानी अच्छी एक पॉजिटिव सोच विकसित करनी चाहिए, जिससे वे एक टीम के रूप में कार्य कर सके। 2 क्लियर हो गए। मानसिक क्रांति भी बेटा इसी के ऊपर है, जो है ना मन, जो दिमाग से रिलेटेड, वो भी इसी में ही है। चलो ऐसे ही है, बिल्कुल लगभग सेम इसी बातें करता है कि अच्छी सोच, मन में बदलाव हो जाता है, जिससे वो अच्छी भावना के साथ काम करते हैं, ऐसा है वो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने करवाया नहीं, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। आगे सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद यानी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है ना। जो इंडिविजुअल तरीके से आप काम करने की सोचते हैं ना, यानी व्यक्तिगत तरीके से, तो वो नहीं बोल रहा, वो कह रहा है कोऑपरेशन रखो, तो यानी सहयोग रखो ना कि व्यक्तिवाद। इस सिद्धांत, यह सिद्धांत मधुरता, क्या, मधुरता ना कि विवाद, मधुरता ना कि विवाद का संशोधित रूप है, यानी इसका भी थोड़ा और अच्छा संशोधित रूप है, शुद्ध रूप है एक तरीके से। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में श्रमिकों एवं प्रबंधकों के बीच सहयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, जिससे कार्य को सरलता से किया जा सके। यानी एक तरह से बोलूं तो सहयोग की भावना होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, ताकि काम को सरलता से किया जा सके। 2 बंदे काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कर रहे हैं, उनसे हो नहीं रहा, थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो मैं भी अगर हाथ बटा लूंगा, तो हाथ बटा लूंगा तो काम सरलता से हो जाएगा। तो 3 पॉइंट क्या आते हैं, पहला विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता। इस सिद्धांत के अनुसार निर्णय तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, ना कि अंगूठा टेक नियमों पर, अर्थात हमें काम की पुरानी पद्धतियों को ही नहीं अपनाते रहना चाहिए, बल्कि हर समय नए नए प्रयोगों द्वारा नवीनतम पद्धतियों की खोज करके अपने काम को सरल बनाना चाहिए, अपने काम को क्या करना चाहिए, सरल बनाना चाहिए। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा हमारे पास है सहयोग ना कि टकराव, सहयोग ना कि टकराव यानी मैत्री ना कि मतभेद। इसमें बोला इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों एवं श्रमिकों, इसने बोला प्रबंधकों एवं श्रमिकों में विश्वास एवं समझदारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विश्वास एवं समझदारी होनी चाहिए,
ठीक है ना। उन्हें एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, जिससे वो टीम के रूप में काम कर सके। आप, मैंने बोला तीसरा, चाहो तो कॉपी में हिंट की फॉर्म में लिखना चाहो तो बेटा मानसिक क्रांति होता है। क्या होता है? मानसिक क्रांति होती है। मानसिक क्रांति में भी क्या होता है कि जो एक दूसरे के प्रति जो सोच है ना, उसको बदलने पर क्या दिया यहाँ पे लिखा हुआ है, जोड़ दिया जाता है। एक दूसरे के प्रति जो सोच है उसको बदलने पर क्या दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, जिससे विश्वास की भावना बढ़ सके, ठीक है ना, और जिससे संगठन में लाभ बढ़ सके, और क्या नाम है, जो पक्षपात टाइप का वो ना हो। तो एक तरीके से मानसिक क्रांति जो मैंने अभी बताया, आप दोबारा सुन लो, पीछे रिपीट करके दोबारा वीडियो को पीछे ले जाकर के दोबारा सुन लो, मैंने क्या बोला मानसिक क्रांति में। आप चाहे तो हिंट की फॉर्म में लिख लो, एक 5वां सिद्धांत भी होता है जो मैंने बताया, ठीक है ना, मानसिक क्रांति, ठीक है। उसका सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, इसमें मैंने बोला यह सिद्धांत मधुरता ना कि विवाद, मधुरता ना कि विवाद का संशोधित रूप है। मधुरता ना कि विवाद का क्या है? संशोधित रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार श्रमिकों एवं प्रबंधकों के बीच में सहयोग होना चाहिए ताकि कार्य को सरलता से किया जा सके। यहां तक समझ में आ गया? ये आपके 3 खत्म हो गए, और एक मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया मानसिक क्रांति, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें एक दूसरे के प्रति जो सोच है उसको बदलने पर जोर दिया जाता है, ताकि हर कोई क्या एक दूसरे के प्रति अच्छी सोच, अच्छी भावना को उत्पन्न कर सके, और इससे जो संगठन है उसमें उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस टाइप की चीजें की जाती है। क्लियर? चलो, उसके अलावा अधिकतम कार्यक्षमता, अधिकतम कार्यक्षमता एवं श्रमिकों का विकास, इसको ये भी बोल सकते हो प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ऑब्लिक हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो जो भी व्यक्ति है उसका अधिक क्षमता, यानी जहां तक वो ज्यादा से ज्यादा उसकी क्षमता वहां तक उसका विकास करना है, समृद्धि के लिए विकास करना है। तो अभी देखते हैं क्या बोला उसने। टेलर के अनुसार श्रमिकों का चयन कार्य की आवश्यकता के अनुसार, देखो सबसे पहले देखो कार्य की आवश्यकता देखनी है आपको, क्या देखनी है? कार्य की आवश्यकता देखनी है, फिर उस श्रमिक की क्षमता देखनी है, उस श्रमिक की योग्यता को देखना है, को देखकर किया जाता है। तो श्रमिक की योग्यता, उसकी क्षमता को देखना है और कार्य की आवश्यकता को देखना है। तो टेलर के अनुसार श्रमिकों का जो चयन करना है वो कार्य की आवश्यकता के अनुसार, क्षमता के, उसकी क्षमता के अनुसार एवं योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तथा उनकी कार्य क्षमता जो है एवं कुशलता, कार्य क्षमता एवं कुशलता को बढ़ाने हेतु उन्हें उचित प्रशिक्षण भी देना चाहिए, उन्हें उचित ट्रेनिंग भी देना चाहिए, ठीक है। यानी उनकी कार्य क्षमता और कुशलता को बढ़ाने के लिए उनको उचित प्रशिक्षण भी देना चाहिए। देखो ऐसा होता है, जब भी मुझे काम करना है, काम देना है किसी को, तो मैं क्या करूंगा, हर काम उसी व्यक्ति को दूंगा जो उस काम में क्या होगा, स्पेशलाइज्ड होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो उस काम में निपुण है मैं उसको वो काम दूंगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, कार्य की आवश्यकता के अनुसार, उसकी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार काम को यहाँ पे श्रमिकों का चयन किया जाता है। ये तो समझ में आ गया। टेलर के अनुसार श्रमिकों का चयन कार्य की आवश्यकता के अनुसार, उसकी क्षमता एवं योग्यता को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। और कार्य क्षमता, और मान लो उस बंदे में थोड़ी सी दिक्कत, अभी भी वो ढंग से नहीं कर पा रहा, इसका मतलब उसकी जो कार्य क्षमता और कुशलता उसको अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे उसको और थोड़ी सी ट्रेनिंग यानी उचित प्रशिक्षण देते रहना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, संगठन यानी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कंपनी बोल लो, इससे संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन और श्रमिक में क्या रहेगी, खुशहाली बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? खुशहाली। दोनों खुश रहेंगे कि यार मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, मुझे और ज्यादा क्या है, परफेक्ट बनाया जा रहा है। इसका मतलब देखो अब खुशहाली कैसे बढ़ेगी, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में जो यानी जो आपको संगठन है उसमें उत्पादन बढ़ेगा। बेटा क्या बढ़ेगा? उत्पादन बढ़ेगा। तो इसका मतलब अधिक उत्पादन होगा और अधिक लाभ होगा किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसने बोला इससे कंपनी यानी जो संगठन है एवं श्रमिकों में खुशहाली बढ़ेगी, यानी आप उनको प्रशिक्षण देते हो, उनकी कार्य क्षमता कुशलता को बढ़ाते हो, है। और इससे मैंने क्या बोला, श्रमिकों में खुशहाली किस बात की हो रही है कि उनको उचित ट्रेनिंग मिल करके उनको और ज्यादा अच्छा बनाया जा रहा है, उनकी स्किल को डेवलप किया जा रहा है। और संगठन के लिए अच्छा क्या है कि उनको क्या, जब वो भाई गारंटेड है कोई अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, तो क्या होगा, श्रमिक खुश होंगे, श्रमिक खुश होंगे तो ज्यादा क्या करेंगे और कुशल बनेंगे तो ज्यादा उत्पादन करेंगे, तो अधिक उत्पादन का बेनिफिट मिलेगा संगठन को, और उससे क्या संगठन को लाभ भी होगा, तो अधिक लाभ भी होगा संगठन को। क्लियर है? तो ये थे बेटा, ये थे आपके 4 जो कि मैंने पढ़ाया आपको 5, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद दोस्तों।